आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप एक राइटर हैं? क्या आप अक्सर पब्लिक के सामने बोलते हैं? अगर हाँ, तो स्मार्ट ब्रेविटी आपके लिए है। स्मार्ट ब्रेविटी लॉजिकली सोचने के लिए, पूरे विश्वास के साथ बात करने के लिए और कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलकर समय बचाने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। इस समरी में आप सीखेंगे कि जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तब स्पेसिफिक कैसे बनना है। जब आप ईमेल्स, न्यूज़लेटर, ब्लॉग या जर्नल लिख रहे होते हैं, तब स्मार्ट ब्रेविटी आपकी मदद करता है। आपके पास लिखने के लिए लिमिटेड जगह होती है, इसलिए आपको स्पेसिफिक बनना चाहिए और सीधी बात करनी चाहिए। हालांकि हो सकता है कि ये आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि आप बहुत सारी डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं। स्मार्ट ब्रेविटी ज़रूरत से ज़्यादा लिखने की बुरी आदत को ठीक करने में आपकी मदद करता है। इस समरी में आप एक स्पीच को असरदार तरीके से लिखना और बनाना सीखेंगे। यहाँ इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि जब आपके शब्द कम होते हैं, तब आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्या आप कम शब्दों में ज़्यादा बोलने के लिए तैयार हैं? तो हमारे साथ इस दिलचस्प सफ़र पर चलिए। स्मार्ट ब्रेविटी एक्सप्लेन्ड। ब्रेविटी का मतलब है शब्दों का क्लियर होना। आपको अपनी ऑडियंस या रीडर्स के सामने सीधे तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि वो आपको सुनते या पढ़ते वक्त बोर न हो। लेकिन अगर आपको ऐसे गहरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लंबे सेंटेंस लिखना पसंद है, जो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आते हैं, तो सीधा एक पॉइंट पर आना एक चैलेंज हो जाता है। इस चैलेंज का नतीजा ये हो सकता है कि आप ऐसी बातें बोल दें जिसका ऑडियंस पर कोई असर ही ना हो और जिसका कोई मतलब ही ना निकलता हो। इस वजह से बोर हो जाना, इंटरेस्ट खत्म हो जाना और ध्यान भटक जाने जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लंबी बातें लिखने की आदत छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्मार्ट ब्रेविटी इसमें आपकी मदद करेगा। स्मार्ट ब्रेविटी इन्फॉर्मेशन को सोचने, बनाने, कंज्यूम करने और शेयर करने का नया तरीका है। ये आपको लिखने में लगने वाले समय को बचाते हुए छोटे और स्मार्ट कंटेंट बनाने में मदद करता है। ये पढ़ते या सुनते वक्त आपके रीडर या ऑडियंस का समय भी बचाता है। अब आपको स्मार्ट ब्रेविटी के जरिए अपनी सोचने और लिखने के स्किल्स को नई डायरेक्शन देनी होगी। इस आइडिया के लिए रूल ये है कि आपको सही फैक्ट्स कंज्यूम करने चाहिए और कॉन्टेक्स्ट को ऐसे विजुअल और वर्बल सिग्नल्स के जरिए एक्सप्लेन करना चाहिए जो आपकी ऑडियंस के अटेंशन को आपकी ओर खींच सके। कई लोग लिखने और सोचने में अच्छे नहीं होते हैं, और जब आप अपनी ऑडियंस को ये दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं, तो आप भी उनके जैसा सेम काम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आपकी ऑडियंस आपके द्वारा बोले गए हर मैसेज को सुनती और याद रखती है? ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे, खासकर तब जब आप लंबी स्पीच देते हैं, जबकि आप उस बात को 1 से 3 सेंटेंस में समराइज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें। जब जिम एक मीडिया कंपनी में नए रिपोर्टर बनकर आए थे, तब डेविड जिम के मेंटर थे। जब उन्होंने रिपोर्ट लिखना शुरू किया था, तब जिम ने खूबसूरत फ्रेज और इंटेलिजेंट शब्दों को मिलाकर 1200 शब्द लिखे थे। लेकिन डेविड ने उस पेपर को रिजेक्ट कर दिया, उन्हें वो पसंद नहीं आया। जिम की रिपोर्ट फालतू बातों से, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से और ऐसे शब्दों से भरी हुई थी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता था। अब जिम ने अपने रिपोर्ट को फिर से प्रिंट किया और उसके कंटेंट स्ट्रक्चर को रिवाइज किया। उन्होंने अपने रिपोर्ट को छोटे, डायरेक्ट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वाले रिपोर्ट में बदल दिया, जिसमें फैक्ट्स को पूरे विश्वास के साथ लिखा गया था। आगे चलकर जिम दूसरे राइटर्स को इंस्पायर करने लगे और इस तरह स्मार्ट ब्रेविटी का कॉन्सेप्ट बना। जिम का केस बाकी लोगों के जैसा ही है। जब आपके पास कोई नया आइडिया होता है, तो आप उसके लिए लंबे एक्सप्लेनेशन, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। जब कोई दूसरा इंसान अपनी बात को ज़्यादा भरोसे के साथ बोलता है, तो आपको एक फेलियर के जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन आपको शब्दों और पेज के नंबर में कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कुछ लिखते हैं, तब आपको सिर्फ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करने की ज़रूरत है। चलिए स्मार्ट ब्रेविटी के 4 कोर के बारे में बात करते हैं। पहला कोर है मस्कुलर टीज, जो ऑडियंस का अटेंशन और इंटरेस्ट पाने का एक पावरफुल तरीका है। इस हिस्से के लिए आपको सिर्फ 6 या 6 से भी कम शब्दों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको हेडलाइन या ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में अपने ऑडियंस के ध्यान को अपनी ओर खींचना होगा। दूसरा कोर है वन स्ट्रॉन्ग फर्स्ट सेंटेंस, जो एक डायरेक्ट और असरदार शुरुआत करवाता है।
आपको इसे रीडर्स के लिए यादगार बनाना होगा। लोगों को वो बातें बताएं जो उन्हें पता नहीं है और जो उन्हें पता होनी चाहिए। उस कंटेंट को आगे पढ़ते रहने के लिए आपको अपने ऑडियंस को बढ़ावा देना होगा। तीसरा कोर है कॉन्टेक्स्ट या वाइट मैटर्स, जिसमें बताया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। इसमें आपको बताना होगा कि उस कंटेंट का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है ताकि लोग उसे अप्लाई कर पाएं। आपको फैक्ट्स, प्रूफ और स्टैटिस्टिक्स पर जोर देना होगा। चौथा कोर है चॉइस टू लर्न मोर या गो डीपर, जो उस डिटेल के बारे में और ज़्यादा जानने को बढ़ावा देता है। आपको अपनी ऑडियंस को मजबूर किए बिना उन्हें मनाना चाहिए। वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं या नहीं, इसका फैसला उन्हें खुद लेने देना होगा। आपको ओपन एंडेड कंटेंट देना चाहिए जो उन्हें और गहराई से उस बारे में जानने के लिए बढ़ावा दे। स्मार्ट ब्रेविटी के इन 4 कोर ने इस बात को हाईलाइट कर दिया है कि आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लंबे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। चलिए इन एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मस्कुलर टीज का एग्जाम्पल एक ऐसी हेडलाइन लिखना है जिसमें हे हमें वीकेंड पर बर्थडे पार्टी के लिए नई प्लान के बारे में बात करनी चाहिए, लिखने के बजाय बर्थडे पार्टी के लिए न्यू प्लान, ट्रैम्पोलिन पार्क। फर्स्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिमी की पार्टी हमें सैटरडे की दोपहर को ट्रैम्पोलिन पार्क में करेंगे। आपको इस एक सेंटेंस पर ही टिके रहना है। इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन न करें, जैसे कि प्लान के बदलने के लिए बार बार माफ़ी मांगना और उसके पीछे की वजह बताना। वाइट मैटर्स का एग्जाम्पल होना चाहिए ट्रैम्पोलिन पार्क तक ड्राइव करके 40 मिनट लगते हैं, इसलिए घर से जल्दी निकलें। गोइंग डीपर के एग्जाम्पल में टाइमलाइन या प्रोसेस शामिल होता है। इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है ताकि इसे जल्दी पढ़ा जा सके और इसमें ये सभी फ्रेज होने चाहिए। पहला पॉइंट है दोपहर में 11 बजे विल्सन स्ट्रीट पर पहुंचे। दूसरा पॉइंट है वहां खाना भी दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है शाम 4 बजे बच्चों को स्कूल से लेकर आएं। चौथा पॉइंट है खेलने के लिए तैयार रहें, अपने मोजे भी साथ लाएं। कुल मिलाकर ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि अपनी ऑडियंस से बात करते वक्त आपको अपने शब्दों को डायरेक्ट कैसे बनाना है। जर्नलिस्ट्स अपनी सेल्फ वर्थ को ज़्यादा शब्दों और लाइन के जरिए मेजर करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना ज़्यादा किसी बात को बोलेंगे उतना ही वो दूसरों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं जिसे कोई जनरल टॉपिक दिया गया है। क्या आप उस टॉपिक से जुड़ी हर एक चीज़ को कवर करेंगे या फिर आप जो कंटेंट लिखेंगे उसमें लिमिट रखकर उसे छोटा बनाएंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें लंबे पैराग्राफ और कई पेज लिखने का मन कर सकता है, लेकिन इस उलझन का जवाब सीधा है कि आपको उसे छोटा बनाना होगा। आपको सिर्फ ज़रूरी डिटेल्स पर जोर देना चाहिए। स्मार्ट ब्रेविटी आपको क्लियर और डायरेक्ट कंटेंट लिखने के लिए कहता है। अगर आपका कंटेंट बड़ा नहीं है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा होने का मतलब कम डिटेल होना नहीं होता है। स्मार्ट ब्रेविटी आपको बेकार की बात लिखने या बेकार के इन्फॉर्मेशन लिखने से बचाता है। इसके बजाय ये आपको सीधी बात करना और मेन पॉइंट पर फोकस करना सिखाता है। दूसरों के सामने अपनी वैल्यू दिखाने के लिए आपको लंबे पैराग्राफ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और उनके ऊपर अच्छा असर डालेंगे तो वो आपकी वैल्यू को समझ जाएंगे। अब सिर्फ डायरेक्ट होना ही स्मार्ट ब्रेविटी के लिए काफ़ी नहीं है। ये इस बात को भी हाईलाइट करता है कि आपको अपने रीडर्स और ऑडियंस के अटेंशन को कैप्चर करना होगा। लोगों का आपकी राइटिंग का इफेक्टिव या अच्छे होने पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो आपको इस बारे में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको खुद में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ये ज़रूरी भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके लिखे हुए पूरे कंटेंट को नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ हेडलाइन और फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ते हैं। इसके बाद वो आखिरी पार्ट पर चले जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं जो उन्हें चाहिए। सिंपल सी बात है कि लोग सिर्फ उन डिटेल्स को ढूंढने पर फोकस करते हैं जो उनके काम का है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं जो किसी पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में पढ़ना चाहता है। हालांकि लिखने से पहले आपको कुछ गिने चुने डिटेल्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद होते हैं। इसलिए आपने सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च किया जो आप जानना चाहते थे। किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने से आप सिंप्लिसिटी पाने के मकसद के साथ बड़ी चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। ये तरीका लिखने पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें अपनी टारगेट ऑडियंस और वो कौन से फैक्ट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं इस बारे में सोचना शामिल है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सभी लोगों के लिए कंटेंट लिखने से बेहतर है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए कंटेंट लिखा जाए। इसलिए कुछ लिखने से पहले आपको ध्यान से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को पहचानना होगा।
आपको अपने टारगेट रीडर्स की आइडेंटिटी को भी तय करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकते। आप सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर सकते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, नहीं तो आपके लिए क्लियर कंटेंट लिखना मुश्किल हो जाएगा। एक बार ऐसा हो जाए तो आप छोटे सेंटेंस और पैराग्राफ लिखकर इन्फॉर्मेशन को लिमिट कर सकते हैं। अपनी समझ का इस्तेमाल करके ज़रूरी पॉइंट्स की समरी बनाएं। याद रखें कि अगर आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है तो आप अपने रीडर्स को भी समझा सकते हैं। ये दूसरे फैक्टर की वजह से है, जो है आपके रीडर का टाइम। आपको उनके अवेलेबल होने के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि रीडर्स के पास लिमिटेड समय होता है। बाकी के लोगों की तरह वो भी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, इसलिए वो सिर्फ काम की चीज़ों को ही पढ़ेंगे या सुनेंगे। अगर आप एक राइटर हैं तो आपको जितना हो सके उतना अच्छे से लिखना होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर रीडर सिर्फ 200 शब्द पढ़ते हैं तो भी उन्हें नॉलेज मिलनी चाहिए। आपको उनके पढ़ने के टाइम को वर्दी बनाना होगा। आखिर में आप जो चाहते हैं उसे समझाने के लिए आपको फैंसी शब्दों को यूज़ करना बंद करना होगा। आपको उन्हें सीधा बता देना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। याद रखें कि स्मार्ट ब्रेविटी का मतलब ही है डायरेक्ट होना। ग्रैब मी। अपनी ऑडियंस का अटेंशन खींचने के लिए आपको सिर्फ 6 या उससे भी कम शब्दों की ज़रूरत होती है। जो चीज़ इन कुछ शब्दों को यादगार बनाती है वो है कि ये आपकी ऑडियंस के अंदर जानने की इच्छा को ट्रिगर करते हैं। अगर आप एक रीडर हैं तो शायद आपके अंदर जानने की इच्छा तब आएगी जब आपके फेवरेट ब्रांड से किसी प्रोडक्ट सेल के बारे में आपको ईमेल न्यूज़लेटर मिलेगा। यही वजह है कि कंटेंट का सब्जेक्ट लाइन, हेडलाइन और फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर राइटर्स इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान नहीं देते। वो अनइंटरेस्टिंग हेडलाइन बनाते रहते हैं जो लंबे सेंटेंस और फैंसी वर्ड से बने होते हैं। राइटर्स इतने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। सिंपल सी बात है कि एक यादगार और अपनी ओर ध्यान खींचने वाला हेडलाइन बनाना ज़रूरी है। अगर कोई राइटर असरदार बनना चाहता है तो ये एक ऐसी स्किल है जिसे मास्टर करना ज़रूरी है। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो जो पहला शब्द आपके मुंह से निकलता है, स्मार्ट ब्रेविटी उन पहले शब्दों को तय करना सिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी कंपनी के किसी नए अचीवमेंट को देखकर हैरान हो जाते हैं, तो इस केस में आपको भेजे गए ईमेल का सब्जेक्ट हो सकता है, बड़ी खबर, हमें वो क्लाइंट मिल गया। ये हेडलाइन आपके रीडर के इंटरेस्ट को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए किसी सिचुएशन में आपका पहला रिएक्शन क्या होगा उसे इमेजिन करें, वही आपके ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स होगा। हेडलाइन एक डिसीजन पॉइंट होता है, यानी लोग उसे देखकर तय करते हैं कि उस लिंक पर क्लिक करें या आगे बढ़ जाएं। इसे देखकर वो ये भी तय करते हैं कि उस कंटेंट को पढ़ना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, और उसे याद रखना चाहिए या नहीं। इसलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनके अटेंशन को कैसे खींचते हैं। आप इन सिंपल लेकिन असरदार स्टेप्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। पहला, आपको हेडलाइन या सब्जेक्ट लाइन के लिए सिर्फ 6 या उससे भी कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी फनी स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सिंपल फ्रेज लिखने हैं। दूसरा, आप उस टॉपिक के बारे में क्यों लिख रहे हैं, इसे 10 या उससे कम शब्दों में एक्सप्लेन करें। आपको पैसिव के बजाय एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि उसे पढ़कर रीडर्स को एक्साइटमेंट महसूस होनी चाहिए। तीसरा, जो भी आपने लिखा है उसे ज़ोर-ज़ोर से पढ़ें। रीडर को एक्साइट करने के लिए शब्दों के इमोशंस को आवाज़ देने से ज़्यादा असरदार और कोई तरीका नहीं है। इस तरह आप समझ पाएंगे कि रीडर्स आपके कंटेंट को कैसे देखेंगे। आखिर में, कंटेंट की डिटेल्स को फिर से देखें और एडिट करें। अपने कंटेंट को असरदार बनाने के लिए आप हमेशा बेहतर शब्दों के बारे में सोच सकते हैं, तो अपने काम को पॉलिश करने के लिए उसे प्रूफ रीड और एडिट करें। ये 4 स्टेप्स आपको एक अच्छा हेडलाइन बनाने के लिए गाइड कर सकते हैं। ईमेल, मैसेज, लेटर और जर्नल लिखने में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि कम बोलकर भी आप दूसरों के इंटरेस्ट को जगा सकते हैं। अब बेहतर तरीके से कंपैरिजन करने के लिए इन उदाहरणों को देखें। नीचे दिए गए पहले और बाद में वाले वर्ड्स आपको उनके बीच का अंतर बताएंगे। पहले का मतलब है स्मार्ट ब्रेविटी को अप्लाई करने से पहले, वहीं बाद में का मतलब है स्मार्ट ब्रेविटी को अप्लाई करने के बाद। पहले, कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहले वाले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होने की उम्मीद है। बाद में, कैलिफोर्निया में कोविड-19 का वेरिएंट ज़्यादा इन्फेक्शियस है। पहले, हम एक मीटिंग करेंगे, इसमें मंडे के लिए फॉलोअप होगा। बाद में, मंडे के लिए मैं 2 इम्पोर्टेंट अपडेट। ये 2 एग्जाम्पल बताते हैं कि आप लंबे सेंटेंस को छोटा कैसे बना सकते हैं। इन्हें पढ़ना और समझना भी आसान है। जब आपकी ऑडियंस इसे पढ़ेगी तो वो मैसेज का मतलब समझ जाएंगे। वन बिग थिंग,
आपको उस टॉपिक को ढूंढना चाहिए जिसके बारे में आप चाहते हैं कि लोग जानें। चाहे आप राइटर हो या रिपोर्टर, पहले खुद को ऑडियंस की तरह इमेजिन करें, फिर उस टॉपिक के बारे में कंटेंट बनाएं जो सिंपल लेकिन यादगार हो। लिखते वक्त आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना है कि ये एक सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो किसी के अटेंशन को अपनी ओर खींच सकता हो। इससे लोग उस कंटेंट को आगे पढ़ेंगे और उसकी गहराई में जाएंगे। ये टिप ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। लोग हज़ारों शब्दों में से सिर्फ कुछ शब्द ही पढ़ते हैं। वो कंटेंट को ये जानने के लिए परख रहे होते हैं कि वो पढ़ने लायक है भी या नहीं। इसलिए छोटा हेडलाइन और एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस लिखना किसी के अंदर की जानने की इच्छा को ट्रिगर करने के लिए ज़रूरी है। नहीं तो आपके कंटेंट को कोई नहीं पढ़ेगा और उससे बहुत कम ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। आपने हाल ही में क्या एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में बताकर स्मार्ट ब्रेविटी अचीव कर सकते हैं। अपने ऑडियंस के रिएक्शन को जानने के लिए कहानी सुनाना एक असरदार तरीका है। इसलिए अपने दोस्त, रूममेट, फैमिली मेंबर या एडिटर के साथ कहानी शेयर करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा पार्ट एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। इसके लिए टिप ये है कि आपको रॉ कंटेंट लिखना चाहिए। इसके बाद एडिटिंग फेज आता है और उसमें आप उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते वक्त बेस्ट मोमेंट्स को चुन सकते हैं। अगला, अगर आप रास्ते में किसी से मिलते हैं तो आप उनसे बात करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उन शब्दों के बारे में सोचें। इस सिचुएशन में बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। आप दोनों बिजी हैं और उनके पास सिर्फ 1 मिनट है। सिर्फ 1 मिनट में ही आपके पास तुरंत अपडेट देने का मौका है, इसलिए आप सीधा कहेंगे कि आपको क्या चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि ये कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में वो भूले ना। पहले सेंटेंस को लिखने के बाद खुद से पूछें कि क्या ये वो चीज़ है जो रीडर देखना या सुनना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ जाएं। उदाहरण के लिए जॉन ब्रेसनहान, जो पॉलिटिको में काम करते थे, हमेशा ऐसा सेंटेंस लिखते थे जो रीडर की आंखों के लिए नया होता था। पास्ट में वो सीधा पॉइंट पर जाने से पहले उसे एक्सप्लेन किया करते थे। जैसे जॉन पहले लिखते थे, मुझे पता है कि आप बिजी हैं, लेकिन क्या हम एक पार्टी कर सकते हैं और लाइव बैंड बुला सकते हैं? मुझे इसकी तैयारी करने के लिए भी आपकी मदद चाहिए। अब जॉन बस इतना कहते हैं कि मैं एक लाइव बैंड के साथ पार्टी कर रहा हूँ। इसका एक और उदाहरण है जब आप अपने टीचर को अपडेट देते हैं। पहले शायद आप बोलते होंगे कि अगर मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करने में देर हो जाए तो उसके लिए सॉरी। मुझे अमेरिका में टेडी रूजवेल्ट के लीडरशिप स्टाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए रिसर्च करनी है। प्लीज़ मुझे संडे तक का समय दें। अब आप इसकी जगह कह सकते हैं कि मैं रिसर्च के लिए टेडी रूजवेल्ट की लीडरशिप पर फोकस करूंगा और संडे तक इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करूंगा। इस तरह से आपके कंटेंट के पहले सेंटेंस पर स्मार्ट ब्रेविटी काम करती है। ये सिंपल से शब्द है लेकिन इतने स्मार्ट हैं कि रीडर्स को याद रह जाएंगे। वाई इट मैटर्स। एक्सियम वो टर्म है जिसका इस्तेमाल कंटेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। आप कंटेंट पर कैसे जोर देना चाहते हैं, इसके मुताबिक अलग अलग शब्दों के पैटर्न्स का इस्तेमाल करके ऐसा किया जा सकता है। वाई इट मैटर्स, व्हाट इज हैपनिंग, बाय द नंबर्स, द बिग पिक्चर, द बैक स्टोरी, बिटवीन द लाइन्स, कैच अप क्विक, जूम इन और जूम आउट, ये सभी एक्सियम के एग्जाम्पल्स हैं। एक्सियम रीडर्स को टेक्स्ट के काम के हिस्से की ओर गाइड करते हैं। वो बोल्ड और हाईलाइट करके अलग कलर से लिखे गए सबहेडिंग की तरह होते हैं जो उन्हें बाकी के कंटेंट से अलग दिखाता है। एक्सियम उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो पढ़ते वक्त इन्फॉर्मेशन को स्कैन करते हैं। आजकल लोग बिजी हो गए हैं, इसलिए कई लोग कंटेंट को तब तक स्क्रॉल करते रहते हैं जब तक उन्हें अपने काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। इसलिए एक राइटर होने के नाते ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी ऑडियंस को इसके लिए गाइडलाइंस दें। ये एक असरदार टिप है क्योंकि इससे रीडर्स को जो चाहिए वो ढूंढने में आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनका अटेंशन अपनी ओर खींच सकते हैं। चलिए उस एक्सियम पर फोकस करते हैं जिसे व्हाई इट मैटर्स कहा जाता है। इस एक्सियम का मतलब है कि क्या इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ज़रूरी डिटेल्स शामिल होते हैं जो आपके टारगेट रीडर्स के काम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने बॉस को जेनेट स्मॉल के रिज़ाइन करने के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको रिज़ाइन करने की डिटेल्स के साथ एक ईमेल बनाना होगा। पहले हो सकता है कि आप उस कंटेंट को ऐसे लिखते हो, सब्जेक्ट लाइन, स्टाफ अपडेट, जो आपको जानना है। बॉडी, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन जेनेट स्मॉल रिज़ाइन कर रही हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही हैं जिन पर उनके रिज़ाइन करने से बुरा असर पड़ सकता है। मैं उसकी जगह लेकर उसकी छोड़ी हुई कुछ ड्यूटीज़ को पूरा कर सकता हूँ।
लेकिन अगर आपने स्मार्ट ब्रेविटी का आर्ट सीख लिया होगा तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। सब्जेक्ट लाइन, हमारी चीफ ऑफ स्टाफ रिजाइन कर रही हैं। बॉडी, जेनेट स्मॉल एक नई जॉब के लिए 2 हफ्तों में यहाँ से जा रही हैं। ये क्यों मायने रखता है? वो हमारे 2 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही हैं। चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें जल्द ही उनकी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढना होगा। जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं तब तक मैं ये काम कर सकता हूँ। ये इतना सिंपल है। याद रखें कि स्मार्ट ब्रेविटी आपको डायरेक्ट बनना सिखाती है। आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है उन सभी चीज़ों को छोड़ देना है। एग्जाम्पल में व्हाई इट मैटर्स एक्सियम का इस्तेमाल करने से आपके बॉस को जेनेट स्मॉल के रिज़ाइन करने की वजह से कंपनी पर पड़ने वाले असर को जानने में मदद मिलेगी। इससे बॉस को इस सिचुएशन से रिकवर करने की स्ट्रैटेजी सोचने के लिए भी बढ़ावा मिलेगा, जिसके बारे में सोचकर वो तुरंत किसी को हायर करना चाहेंगे। एक्सियम उस साइन की तरह होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कहाँ हैं और क्या हो रहा है। इसका इस्तेमाल ऑडियंस को फैसला लेने में और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसलिए आप जिस कंटेंट पर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक अपने रीडर्स को बेटर गाइड करने के लिए खुद का एक एक्सियम बनाएं। फिर इसके इम्पोर्टेंस को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें। ध्यान रखें कि ये क्लियर होना चाहिए और रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। आखिर में, कंटेंट को समझने के लिए अपने हेडलाइन, फर्स्ट सेंटेंस और एक्सियम को पढ़ें। अगर आपने जितने भी शब्द लिखे हैं वो सभी ज़रूरी हैं, तो आपने सक्सेसफुली लोगों को 200 या उससे भी कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्म कर दिया है। गो डीपर ज़्यादा से ज़्यादा जानने में आपकी मदद करता है। ये लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने के लिए, इन्फॉर्मेशन की गहराई में जाने के लिए बढ़ावा देता है। हर कंटेंट में एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो रीडर को बढ़ावा देता हो। गो डीपर एक ऐसा सेक्शन होता है जहां रीडर्स सजेस्टेड आर्टिकल्स, रिसर्च और उस कंटेंट में दिए गए डिटेल से जुड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि आप एक ब्लॉग या ईमेल या कंटेंट में सभी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको गहराई से जानने के लिए उन्हें बढ़ावा ही देना होगा, नहीं तो उनकी नॉलेज लिमिटेड रह जाएगी। हालांकि रीडर्स ये फैसला ले सकते हैं कि वो गहराई में जाना चाहते हैं या नहीं। आप गो डीपर सेक्शन को सिर्फ इसलिए शामिल करते हैं ताकि रीडर्स को ऐसा महसूस हो कि जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो आप उन्हें दे सकते हैं। रीडर्स ज़्यादातर उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए तब रिसर्च करना चाहते हैं जब उन्हें उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है तो कभी-कभी वो आलसी हो जाते हैं। इसी वजह से गो डीपर की इतनी ज़रूरत है। इस हिस्से को उन पैराग्राफ से बनाया जा सकता है जिनमें किसी पॉडकास्ट, बायो, वीडियो, पिक्चर, बुक, पोल या मैप का लिंक हो। टॉपिक के मुताबिक सोर्सेज अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आप उन्हें रीडर्स को दे रहे हैं। अपने कंटेंट में गो डीपर के पार्ट को कैसे लिखना चाहिए उसके लिए यहाँ कुछ टिप्स हैं। पहला, एक्सियम का इस्तेमाल करें। एक्सियम एक तरह से साइन पोस्ट की तरह होते हैं जो रीडर्स को ये बताते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप एक्सियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कभी अपने रीडर्स का पूरा अटेंशन नहीं मिल पाएगा। दूसरा, पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। इन्फॉर्मेशन पर जोर देने के लिए सिर्फ कंटेंट को एक्सियम के साथ हाईलाइट करना काफ़ी नहीं है। काम के फैक्ट्स को बेकार के एक्सप्लेनेशन से अलग करने के लिए आपको पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। पॉइंट में इन्फॉर्मेशन देने से रीडर्स को ये पहचानने में मदद मिलती है कि उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। तीसरा, बोल्ड बने। आपको याद रखना होगा कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आपको सबसे अलग होना होगा। जैसे एक्सियम के लिए बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही आप किसी इंपॉर्टेंट शब्द को हाईलाइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, इन पॉइंट्स को मिक्स करें, यानी एक साथ मिला दें। स्मार्ट ब्रेविटी में बहुत ज़्यादा थॉट से बने हुए लंबे पैराग्राफ लिखने का सुझाव नहीं दिया जाता है। आपको ये याद रखना है कि आप सभी चीज़ों को 2 से 3 सेंटेंसेस में समराइज कर सकते हैं। जब आप अपने काम को प्रूफ रीड करेंगे तब आप इस चीज़ को देख पाएंगे। अगर एक जैसे थॉट वाले कई सेंटेंस हैं तो उन्हें एक साथ मिक्स कर दें। उन्हें छोटा बनाना बेहतर है ताकि वो डायरेक्ट और क्लियर लगे। आखिर में, बस रुक जाएं। जब आप लिखने के लिए कुछ सोच नहीं पा रहे होते हैं तब आपको रुक जाना चाहिए। अपने आप को ज़बरदस्ती कुछ सोचने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे आप अपने पुराने थॉट्स को दोबारा से सोचने लग जाएं। इसके बजाय फिर से लिखना शुरू करने से पहले थोड़ी देर आराम कर लें। जेमी डायमंड जेपी मॉर्गन चेस के चेयरमैन और सीईओ थे, जिन्होंने मार्केट के नए ग्लोबल ट्रेंड के बारे में एक एनुअल शेयर होल्डर लेटर लिखा था। उन्होंने कंपनी के किसी भी कंडीशन के अनुसार ढल जाने की काबिलियत को एनालाइज करने के लिए इमर्जिंग ट्रेंड्स के इंपॉर्टेंस पर जोर देने के लिए व्हाई इट मैटर्स को बोल्ड करके लिखा था।
उसमें बुलेट पॉइंट्स भी थे जहां स्मार्ट ब्रेविटी को उस इम्पॉर्टेंट मैसेज को कैप्चर करने के लिए अप्लाई किया गया था जिन्हें ऑडियंस तक पहुंचाना ज़रूरी था। फिर आखिर में एक फन फैक्ट लिखा गया था ताकि रीडर्स को पता चल सके कि जेमी उन लोगों में से एक थे जिन्हें एक्जियोस के लॉन्च के बारे में सबसे पहले पता चला था। ये फन फैक्ट ही गो डीपर वाला हिस्सा था क्योंकि ये जेमी को बेहतर तरीके से जानने के लिए रीडर्स को बढ़ावा दे रहा था। इसलिए गो डीपर कंटेंट को ख़त्म करने का एक मज़ेदार तरीका है। ये एक कंक्लूजन के जैसा होता है, लेकिन इसमें और ज़्यादा जानने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ये एक ओपन एंडिंग है जो इन्फॉर्मेशन की कई पॉसिबिलिटीज़ होने का सुझाव देता है। इस तरह रीडर्स एक कंटेंट के पीस तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, इसके बजाय उन्हें ज़्यादा जानने की चॉइस दी जाती है। द आर्ट ऑफ न्यूज़लेटर। स्मार्ट ब्रेविटी का सबसे अच्छा यूज़ है एक न्यूज़लेटर लिखना। न्यूज़लेटर वर्कप्लेस और जर्नलिज्म में बहुत पॉपुलर है। नए अपडेट्स के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए और अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कई बिजनेस न्यूज़लेटर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़लेटर पर्सनलाइज नहीं होते हैं, ये सभी के लिए होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड हों। हालांकि फिर भी न्यूज़लेटर्स के ज़रिए आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। ज़्यादातर लोग रिपोर्ट, ईमेल और मेमोज को इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया होता है। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है और रीडर्स उन सभी को पढ़ना नहीं चाहते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि एक इंसान 1 मिनट में सिर्फ 265 वर्ड्स पढ़ता है। इस वजह से स्मार्ट ब्रेविटी में चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 200 वर्ड का लिमिट रखा गया है। इंसान को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सिर्फ 200 वर्ड चाहिए होते हैं, नहीं तो लोग उसे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। इसलिए 200 वर्ड का एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए न्यूज़लेटर कमाल का तरीका है। स्मार्ट ब्रेविटी के साथ एक अच्छा न्यूज़लेटर लिखने के लिए यहाँ कुछ टिप्स हैं। पहला, आपको उस न्यूज़लेटर के लिए 1 या 2 वर्ड का कोई नाम बनाना होगा। ये मेन हेडिंग का काम करेगा, इसलिए ये कैची और यादगार होना चाहिए। दूसरा, अपने रीडर के समय को बर्बाद न करें। स्मार्ट ब्रेविटी का मतलब ही स्पेसिफिक होना है, इसलिए आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन उसे लिमिटेड रखें। अपने रीडर को इन्फॉर्म करने के लिए 200 वर्ड काफ़ी होते हैं। आपको ये भी काउंट करना चाहिए कि उस न्यूज़लेटर को पढ़ने में कितना समय लगेगा। उसके लिए कैलकुलेशन करें और ध्यान रखें कि ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपनी हेडलाइन को पावरफुल बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप लिखते हैं, वन बिग थिंग वी आर सेलिंग आवर कंपनी। यहाँ आपका मकसद है लोगों के मन में जानने की इच्छा को जगाना, ताकि रीडर्स उस न्यूज़लेटर को खोलें और उसके डिटेल्स को पढ़ें। चौथा, फॉन्ट, साइज और लेआउट को ख़राब ना करें। अगर आप अपने कंटेंट को अलग और देखने में अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कंटेंट को ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ाइन न करें या फैंसी फॉन्ट्स का इस्तेमाल न करें, ये देखने में बहुत ख़राब लगता है। पाँचवां, आइटम को उसके इम्पोर्टेंस के मुताबिक ऑर्डर में लिखें। पॉइंट्स में लिखे गए ज़रूरी फैक्ट्स लोगों को याद रह जाने चाहिए। कंटेंट पर जोर देने के लिए आप उन्हें बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। छठा, पूरे न्यूज़लेटर में सिर्फ 1200 वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कुछ भी है तो वो एक्स्ट्रा है। इसलिए आइडियाज़ को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाकर आपको वर्ड्स कम कर देने चाहिए। सातवां, अपने कंटेंट से जुड़े पिक्चर को शामिल करके आपको अपने रीडर्स को एक्साइट करना चाहिए। जब लोग बहुत ज़्यादा वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं तो पिक्चर्स उनके अंदर की परेशान होने की फीलिंग्स को हटा देता है। आठवां, हर एक्सप्लेनेशन को 200 वर्ड्स के अंदर ही रखें। आपको अपने रीडर के समय की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए सिर्फ ज़रूरी बातें लिखें और जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ दें। नौवां, फ़नी स्टेटमेंट के ज़रिए अपने रीडर्स को हंसाएं। आप ऐसे कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें पढ़कर आपके रीडर मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। आप उस टॉपिक से जुड़े पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आखिर में, आपको रीडर को गहराई से जानने के लिए बढ़ावा देने के लिए ग्राफ्स और पिक्चर्स शामिल करने चाहिए। अपने रीडर के अंदर आखिर तक जानने की इच्छा को बनाए रखें और ध्यान रखें कि आप उन्हें आगे पढ़ते रहने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।